मूवी की शुरुआत इंग्लैंड के डेनब्रुक टाउन से लगे एक शीप फार्म से होती है, जिसका मालिक शेफर्ड जॉर्ज हार्डी रेबेका नाम की किसी महिला को लेटर लिखते हुए उसे अपने चारागाह में मौजूद भेड़ों के बारे में बता रहा होता है। वह बताता है कि उसकी भेड़ें ही उसकी दुनिया है। वह सारी भेड़ों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। उसने सारी भेड़ों को उनके खास नाम भी दे रखे हैं। इनमें रेगी और रॉनी नाम की 2 जुड़वां भेड़ें हैं, जिन्हें चीज़ों को तोड़ना फोड़ना पसंद है। फिर है एक बूढ़ा भेड़ सर रिचफील्ड। फिर है क्लाउड, एक नखरीली भेड़। फिर जोरा, एक जिज्ञासु छोटी मेमना। फिर मैपल, एक नर भेड़ जो कोई भी चीज़ भूलता नहीं है। फिर वुलाई, एक ऐसी भेड़ जिसे ऊन से अपनी आंखें ढकी रखना पसंद है। उसके झुंड में 2 ऐसी भेड़ें भी हैं जो जॉर्ज की सबसे ज्यादा खास हैं। पहला है सेबेस्टियन, जॉर्ज का सबसे बड़ा और ताकतवर भेड़, जो बिल्कुल जॉर्ज की तरह अकेले रहना पसंद करता है, या यूं कहें उसके जीवन के अनुभवों ने उसे ऐसा अकेला रहना सिखा दिया है। दूसरी है लिली, जिसे दुनिया की सबसे बुद्धिमान भेड़ कहा जाता है। लिली जॉर्ज के कुछ कहे बिना ही उसके दिल की हर बात समझ जाती है। जॉर्ज अपने फार्म में रखे एक छोटे ट्रेलर में ही रहता है और अपनी हर भेड़ का बहुत ध्यान रखता है। वह उन्हें समय पर दवा देता है, उनका मनोरंजन करता है और हर शाम अपना सारा काम खत्म करने के बाद अपनी भेड़ों को जोर जोर से जासूसी और मर्डर मिस्ट्री की कहानियां पढ़कर भी सुनाता है। लेकिन असली हैरानी की बात यह है कि भेड़ें उन कहानियों को सचमुच ध्यान से सुनती हैं। वे उनके किरदारों पर आपस में बहस करती हैं, सुरागों पर चर्चा करती हैं। यहाँ तक कि लिली तो कहानी खत्म होने से पहले ही असली कातिल का पता भी लगा लेती है। फार्म पर 3 छोटे छोटे मेमने भी रहते हैं। आमतौर पर मेमने बसंत के मौसम में पैदा होते हैं, लेकिन इस झुंड में एक ऐसा मेमना भी है जो सर्दियों में पैदा हुआ है। उसका अब तक कोई नाम भी नहीं रखा गया है। उसे सब विंटर लैम्प कहते हैं। गलत मौसम में पैदा होने की वजह से बाकी भेड़ें उसे अपने झुंड का हिस्सा भी नहीं मानती और उससे दूरी बनाए रखती हैं। इसलिए जॉर्ज हमेशा उस विंटर लैम्प के प्रति सबसे ज्यादा दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहता है। अपने लेटर्स के जरिए जॉर्ज रेबेका को डेनब्रुक टाउन के कुछ स्थानीय लोगों के बारे में भी बताता है। इनमें एक उसका पड़ोसी शेफर्ड कैलेब है, जिसे वह पसंद नहीं करता। दूसरा टाउन का कसाई हैम है, जिससे उसकी अक्सर बहस होती रहती है, क्योंकि जॉर्ज शाकाहारी है और जानवरों को मारने के सख्त खिलाफ है। तीसरी टाउन के मोटेल की मालकिन बेथ है, जो किसी अनजान वजह से जॉर्ज को खड़ूस समझती है। चौथा टिम, जो एक अनाड़ी पुलिस ऑफिसर है। और 5वां टाउन के चर्च का पादरी हिलकोट, जिसे जॉर्ज किसी अनजान वजह से चंदे के रूप में बहुत सारे पैसे देता रहता है। आखिर में वह अपने लेटर्स में रेबेका से एक ही गुजारिश करता है कि वह एक बार उससे मिलने जरूर आए और उसकी भेड़ों से भी मिले। इसी बीच एक दिन जॉर्ज का पड़ोसी शेफर्ड कैलेब उसके पास आता है। उसे देखकर सारी भेड़ें खुश हो जाती हैं। सबको लगता है कि शायद अब कैलेब और जॉर्ज अपने अपने झुंडों को एक साथ मिला देंगे। लेकिन जैसे ही कैलेब कैरावैन के अंदर जाता है, कुछ देर बाद जॉर्ज उसे गुस्से में धक्का देकर बाहर निकाल देता है और साफ कह देता है कि वह दोबारा यहाँ कभी वापस ना आए। ये देखकर बाकी भेड़ें दुखी हो जाती हैं। उनका दूसरी भेड़ों के झुंड से मिलने का सपना टूट जाता है। इसलिए वे तय करती हैं कि इस दर्दनाक घटना को भूल जाना ही बेहतर होगा। इस झुंड की खास बात यह है कि मैपल को छोड़कर हर भेड़ अपनी दर्द भरी यादें अपनी मर्जी से भुला सकती है। 3 की गिनती होते ही सभी कैलेब के आने की याद मिटा देती है, लेकिन मैपल सब कुछ याद रखता है। कैलेब के जाने के बाद भी जॉर्ज काफी परेशान दिखाई देता है। लिली उसकी उदासी महसूस करके उसके पास आती है, लेकिन जॉर्ज मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद डाक विभाग की एक कर्मचारी कुछ लेटर्स लेकर टाउन के मोटेल पहुंचती है। उसके पास जॉर्ज के लिए रेबेका का आया हुआ एक लेटर भी होता है, जो गुलाब की खुशबू वाले पेपर पर लिखा होता है। होटल की मालकिन बेथ और पोस्ट वुमन दोनों ही सोचने लगती हैं कि यह जरूर जॉर्ज का कोई लव लेटर है। ये सुनते ही बेथ चोरी छिपे उसके बैग से वह लेटर निकाल लेती है। उसका यह व्यवहार बेहद संदिग्ध लगता है। उसी समय कहानी में एक नया किरदार प्रवेश करता है, एक सुनहरे बालों वाला आदमी जिसका नाम इलियट है। वह खुद को एक पत्रकार बताता है और बेथ से टाउन में होने वाले बड़े कल्चरल फेस्टिवल के बारे में पूछता है। बेथ उसे वहां ले जाती है, लेकिन इलियट जल्द ही समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वहां किसी बड़े मेले की बजाय सिर्फ कुछ छोटी छोटी मेजें लगी होती हैं। वह बुरी तरह निराश हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह किसी बड़े कल्चरल फेस्टिवल की रिपोर्टिंग करने आया है, जबकि असलियत बिल्कुल अलग निकलती है। उस रात आसमान काले बादलों से ढक जाता है। तेज तूफान की वजह से जॉर्ज रोज की तरह भेड़ों को कोई कहानी नहीं सुनाता और उन्हें आराम करने के लिए छोड़ देता है। इसी दौरान सर रिचफील्ड छोटे मेमनों को समझाता है कि आसमान में दिखाई देने वाले सारे बादल कभी भेड़ें ही थी। पूरे झुंड का मानना है कि भेड़ें कभी मरती नहीं हैं
बल्कि बादल बनकर आसमान में चली जाती हैं। सिर्फ मैपल जानता है कि यह सच नहीं है, लेकिन वह बाकी भेड़ों का दिल रखने के लिए कभी इसका विरोध नहीं करता। जब सारी भेड़ें शेड के अंदर सुरक्षित होती हैं, तब बेचारा विंटर लैम्ब अकेला बाहर बारिश में भीग रहा होता है। उधर टाउन में बेथ चोरी की हुई चिट्ठी पढ़कर गुस्से से भर जाती है। उसी समय इलियट की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। कार को टो करवाकर लौटते समय उसे खेतों की तरफ टॉर्च की तेज रोशनी दिखाई देती है और उसी रात कोई जॉर्ज के दरवाजे पर दस्तक देता है, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। अगली सुबह लिली और मैपल जॉर्ज को जमीन पर मृत पड़ा देखते हैं। लिली इस सच्चाई को मानने से इनकार कर देती है और पूछती है, क्या जॉर्ज भी अब बादल बन जाएगा? लेकिन मैपल दुखी होकर कहता है, नहीं, बादल सिर्फ भेड़ें बनती हैं, इंसान नहीं। उदास लिली धीरे से अपना सिर जॉर्ज के हाथ पर रख देती है, जहां एक अजीब सा हरा दाग लगा हुआ होता है। कुछ ही देर में जॉर्ज की मौत की खबर पूरे झुंड तक पहुंच जाती है। सभी भेड़ें सदमे में होती हैं। उनके मन में सिर्फ एक सवाल होता है, अब उनकी देखभाल कौन करेगा? इस दर्द से बचने के लिए लिली कहती है कि उन्हें जॉर्ज को भूल जाना चाहिए, क्योंकि भूल जाना ही दुख से बचने का सबसे आसान तरीका है। मैपल इसका विरोध करता है, लेकिन बाकी भेड़ें 3 की गिनती पर जॉर्ज को अपनी यादों से मिटाने ही वाली होती हैं कि तभी सेबास्टियन आकर उन्हें रोक देता है। वह कहता है, जॉर्ज को कभी नहीं भुलाया जाएगा। एक सच्चे दोस्त को कभी नहीं भुलाया जाता। उसने कभी मेरे साथ न्याय किया था, अब उसे न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। वह सबको याद दिलाता है कि जॉर्ज उनके लिए सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि परिवार जैसा था। तभी छोटी सी मेमना जोरा मासूमियत से पूछती है, लेकिन जॉर्ज की हत्या किसने की? यह सवाल सुनते ही लिली के मन में भी शक पैदा हो जाता है कि कहीं सचमुच जॉर्ज की हत्या तो नहीं हुई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस पहुंच जाती है। वहां कैलेब भी मौजूद होता है, क्योंकि सबसे पहले उसी ने जॉर्ज की लाश देखी थी। उसके पीछे कसाई हेम भी आता है और अजीब तरह से जॉर्ज की भेड़ों की गिनती करने लगता है। तभी लिली के मन में एक सवाल उठता है, अगर जॉर्ज रात में बारिश में बाहर निकला था तो उसने अपनी टोपी और रेनकोट क्यों नहीं पहना? जब वो मैपल की मदद से कैंपर के अंदर झांकती है तो उसे वहां 2 गिलास रखे दिखाई देते हैं। इसी दौरान पत्रकार इलियट भी वहां पहुंच जाता है और जॉर्ज की लाश की तस्वीरें लेने लगता है। लेकिन पुलिस अधिकारी टिम कहता है कि यह हत्या नहीं, बल्कि शायद हार्ट अटैक का मामला है, इसलिए इसमें कोई बड़ी खबर नहीं है। टिम बताता है कि वह बाहर की पूरी जांच कर चुका है, लेकिन इलियट उसे कैंपर के अंदर भी देखने के लिए कहता है। अंदर रखे उन 2 गिलासों को देखकर इलियट और लिली दोनों समझ जाते हैं कि जॉर्ज रात में अकेला नहीं था। फिर भी टिम बार बार यही कहता रहता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन लिली को अब पूरा यकीन हो जाता है कि यह हत्या है। वह सारी बातों को जोड़कर समझती है कि रात में कोई ऐसा व्यक्ति जॉर्ज से मिलने आया था जिसे वह अच्छी तरह जानता था। दोनों ने साथ बैठकर कुछ पिया। जॉर्ज के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, इसलिए उसे झड़ दिए जाने का शक सबसे ज्यादा था। उसके हाथ पर लगा हरा दाग बताता है कि मरने से पहले उसने हमलावर से संघर्ष किया था। लिली कहती है, बिल्कुल जॉर्ज की रहस्य कहानियों की तरह यहाँ का पुलिस वाला भी कुछ नहीं समझ पा रहा। अगर हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तो कभी भी असली कातिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद लिली सबसे पूछती है कि क्या किसी ने रात में किसी को देखा था। तभी बिना नाम वाला विंटर लैम्प कहता है कि उसने रात में जॉर्ज का भूत देखा था। अंधेरा होने की वजह से वह ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसकी खुशबू बिल्कुल जॉर्ज जैसी थी। लिली को लगता है कि विंटर लैम्प मजाक कर रहा है। उसी समय चर्च की घंटियां बजने लगती हैं। पूरे टाउन को जॉर्ज की मौत की खबर देने के लिए बुलाया जा रहा होता है। लिली तय करती है कि उन्हें भी वहां जाना चाहिए, लेकिन सेबास्टियन कहता है कि उन्होंने कभी इस फॉर्म की सीमा पार नहीं की। उनके खुर आज तक सिर्फ घास पर ही चले हैं। सचमुच जैसे ही लिली और मैपल सड़क के पास पहुंचते हैं, दोनों डर के मारे रुक जाते हैं। सड़क पार करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। तभी लिली एक मुर्गी को आराम से सड़क पार करते हुए देखती है। उसे देखकर दोनों हिम्मत जुटाते हैं और एक दूसरे के सहारे धीरे धीरे सड़क पार कर लेते हैं। अब उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि वे भी जॉर्ज की रहस्य कहानियों की तरह इस हत्या की गुत्थी जरूर सुलझाएंगे। रास्ते में लिली तीनों को जॉर्ज की पड़ी हुई जासूसी कहानियों के 4 सुनहरे नियम याद दिलाती है, जिन्हें मैपल एक एक करके दोहराता है। पहला नियम, हत्यारा हमेशा अपराध वाली जगह पर दोबारा लौटता है। दूसरा नियम, पुलिस सबसे पहले किसी बाहरी आदमी या अजनबी पर शक करती है। तीसरा नियम, कहानी के बीच में कोई ऐसा नया और अनजान व्यक्ति आता है जो सब कुछ बदल देता है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण नियम, सबसे बड़ा सुराग खुद मृत व्यक्ति होता है। इन चारों नियमों को अपने मन में बैठाकर ये अनोखे जासूस आखिरकार डेनब्रुक टाउन में पहुंच जाते हैं। वहां पूरे टाउन की एक बैठक चल रही होती है। उसी दौरान पुलिस अधिकारी टिम एक बड़ी घोषणा करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज की मौत टैक्सिन नाम के जर से हुई है। ये जर यूट्री की बेरीज में पाया जाता है और सबसे खास बात, ये पेड़
चर्च के आसपास बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। ये खबर भेड़ों के लिए किसी बड़े सुराग से कम नहीं होती। उसी समय टाउन में 2 नए लोग पहुंचते हैं। पहली हैं जॉर्ज की वकील लिडिया, जो उसकी वसीयत पढ़ने आई है, और दूसरी हैं रेबेका हेम्पस्टेड, वही महिला जिसे जॉर्ज इतने समय से लेटर लिखता आ रहा था। लेकिन यहाँ पता चलता है कि रेबेका जॉर्ज की कई साल पहले बिछड़ी हुई बेटी है। लिडिया टिम को बताती है कि शाम 5 बजे सबके सामने वसीयत पढ़ी जाएगी, लेकिन उसमें कुछ लोगों का मौजूद होना जरूरी है। इनमें रेवरेंड हिलकोट, कैलेब, बेथ, हेम, रेबेका और पुलिस अधिकारी टिम शामिल हैं, क्योंकि इन सभी के नाम वसीयत में लिखे हुए हैं। लिडिया टिम को एक और चौंकाने वाली बात याद दिलाती है कि रेबेका कई सालों से अमेरिका में रहती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह ठीक उसी दिन डेनब्रुक पहुंची है जिस दिन उसके पिता की हत्या हुई। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हत्या वाली रात वह पहले से ही इसी देश में मौजूद थी। लिली और उसकी साथी भेड़ें भी चुपके चुपके वसीयत पढ़े जाने वाली जगह तक पहुंच जाती हैं और खिड़की के बाहर छिपकर सब कुछ सुनने लगती हैं। कमरे के अंदर टिम सबसे पहले रेबेका से सवाल करता है। वह पूछता है कि क्या वह आज ही देश में पहुंची है या फिर पिछली रात से ही यहां थी। रेबेका जवाब देती है कि वह पिछली शाम ठीक 7 बजे देश में पहुंची थी, लेकिन आज से पहले कभी डेनब्रुक नहीं आई थी। बाहर खड़ी भेड़ें नोटिस करती है कि रेबेका के होंठों पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में किसी चीज का डर भी है। कुछ ही पल बाद वह रोने लगती है और कहती है कि आज उसका अपने पिता से पहली बार मिलने का दिन था, लेकिन उससे पहले ही सब खत्म हो गया। इसी बीच मैपल की नजर बाहर एक गाजर पर पड़ती है। उसे खाने की कोशिश में उसका सिर वहीं फंस जाता है। अंदर रेबेका एक और बड़ा खुलासा करती है कि उसका एक जुड़वां भाई भी है जिससे वह कभी नहीं मिली। उसका नाम पीटर है और वह दक्षिण अफ्रीका में रहता है। उसी समय लिडिया वहां पहुंचती है और इलियट को तुरंत कमरे से बाहर निकाल देती है। वह साफ कहती है कि यह निजी बैठक है और यहाँ किसी पत्रकार की कोई जगह नहीं है। इसके बाद लिडिया बताती है कि उसने पीटर को भी फोन किया है ताकि वह वसीयत पढ़ने के दौरान शामिल हो सके। फिर वह कहती है कि 2 महीने पहले जॉर्ज ने उसे अपनी पुरानी वसीयत भेजी थी, लेकिन आज वह एक नई वसीयत पढ़ने वाली है जो जॉर्ज की मौत से सिर्फ 3 दिन पहले लिखी गई थी। वही वसीयत जो टिम को जॉर्ज की मेज पर मिली थी। वसीयत शुरू होते ही उसमें लिखी पहली पंक्तियां सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। जॉर्ज लिखता है कि इस कमरे में मौजूद लोगों के बीच एक मूर्ख, एक बुरा शेफर्ड, एक स्प्रिंग लैम्प, एक विंटर लैम्प, एक पीड़ित और 2 हत्यारे मौजूद हैं। बस इतना सुनते ही पूरे कमरे में बहस शुरू हो जाती है। हर कोई सोचने लगता है कि आखिर वह मूर्ख कौन है, बुरा शेफर्ड कौन है, अगला शिकार कौन बनने वाला है, और सबसे बड़ी बात वे 2 हत्यारे कौन हैं। इसके बाद जॉर्ज अपनी संपत्ति बांटने की घोषणा करता है। वह अपने बेटे पीटर के नाम 300 एकड़ जमीन छोड़ता है जो इस समय कैलेब को लीज पर दी गई है। वहीं अपनी बेटी रेबेका को वह अपने फॉर्म वाली बाकी 300 एकड़ जमीन, अपना कैंपर, अपना खलिहान और अपनी सारी भेड़ें सौंप देता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। लिडिया बताती है कि पुरानी वसीयत में जॉर्ज ने अपनी बाकी सारी संपत्ति एक पशु संरक्षण संस्था को देने का फैसला किया था, लेकिन नई वसीयत में उसने वह सब कुछ भी रेबेका के नाम कर दिया है। इसमें 3 बोरी खाद के अलावा पूरे $30 मिलियन भी शामिल हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। लिडिया बताती है कि 2 साल पहले जॉर्ज ने भेड़ों में होने वाली ऑर्फ नाम की बीमारी की दवा तैयार की थी। बाद में उसने उसका पेटेंट एक बड़ी कृषि कंपनी को बेच दिया, जिसके बदले उसे पूरे $30 मिलियन मिले थे। उसी समय बाहर फंसा हुआ मैपल खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन तभी उसकी आंखों पर एक तकिए का कवर आ गिरता है जिस पर अजीब सा हरा रंग लगा होता है। आवाज सुनकर टिम बाहर निकलता है, लेकिन आंखें ढकी होने की वजह से मैपल उसे गिरा देता है और सीधे मोटल के अंदर घुस जाता है। वह मेज कुर्सियां गिराता हुआ पूरे कमरे में अफरा तफरी मचा देता है। इसी हंगामे के बीच टिम की नजर बेथ के हाथ में जॉर्ज की वही चिट्ठी पर पड़ती है जो उसने पहले चुराई थी। लेकिन अगले ही पल मैपल खिड़की से टकराकर गिर जाता है, तो वे लोग उसे खाना खिलाकर वापस बाहर भेज देते हैं। कैलेब कहता है कि कब तक ये बेचारी भेड़ें बिना शेफर्ड के अकेली भटकती रहेंगी। उन्हें अब एक नए शेफर्ड की जरूरत होगी, खासकर उस बड़े भेड़ सेबास्टियन को जिसे जॉर्ज कार्निवल से उठाकर लाया था। बैठक खत्म होने के बाद पत्रकार इलियट फिर टिम के पास आकर कहता है कि उसे एक बड़ी खबर चाहिए और टिम को एक गिरफ्तारी। अगर दोनों साथ काम करें तो दोनों का फायदा होगा। इलियट बताता है कि पिछली रात लगभग 9 बजे जब उसकी कार टो की जा रही थी, उसने जॉर्ज के खेत के पास किसी की टॉर्च की रोशनी देखी थी। दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि जॉर्ज की मौत रात 8 से 11 बजे के बीच हुई थी। ये बात सुनकर टिम उसकी बात मान लेता है। उधर भेड़ों का झुंड लिली से पूछता है कि आखिर उसने अब तक इस रहस्य को सुलझाया क्यों नहीं।
रात में जॉर्ज जो कहानियां पढ़कर सुनाता था उनमें तो वह हमेशा कुछ ही देर में असली कातिल का पता लगा लेती थी। लिली उदास होकर कहती है कि किताबों की दुनिया और असली दुनिया में बहुत फर्क होता है। असली दुनिया बहुत अजीब होती है। इसी दौरान सबकी नज़र अचानक रेबेका पर पड़ती है, जो हाथ में टॉर्च लिए फॉर्म में किसी चीज़ को ढूंढ रही होती है। तभी बिना नाम वाला विंटर लैम्प धीरे धीरे उसके पास चला जाता है। रेबेका उसे प्यार से गोद में ले लेती है। दूर से उसे देखते हुए क्लाउड नाम की भेड़ कहती है कि रेबेका से बिल्कुल जॉर्ज जैसी खुशबू आती है, लेकिन उसका चेहरा जॉर्ज से बिल्कुल अलग है। वे सब सोचने लगते हैं कि शायद रेबेका भी विंटर में पैदा हुई होगी, इसलिए जॉर्ज ने उसे अपने पास कभी नहीं रखा। धीरे धीरे कई भेड़ें उसे ही कातिल मानने लगती हैं। उसी समय लिली को जॉर्ज की आखिरी पढ़ी हुई किताब याद आती है, जिसमें लिखा था कि किसी भी संदिग्ध तक पहुंचने के लिए सबूतों को सही ढंग से जोड़ना जरूरी होता है। लिली तय करती है कि वह किताब किसी तरह पुलिस अधिकारी टिम तक पहुंचानी होगी ताकि वह भी उससे कुछ सीख सके। वुलाइज नाम का भेड़ कैंपर के अंदर जाता है और अपनी सूंघने की शक्ति से किसी तरह वह किताब ढूंढ निकालता है। फिर सारी भेड़ें मिलकर वह किताब पुलिस स्टेशन के बाहर रखाती हैं ताकि टिम उसे उठा ले। इसके बाद लिली सेबास्टियन के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर कार्निवल क्या होता है। सेबास्टियन कुछ पल चुप रहता है, फिर अपने अतीत का सबसे दर्दनाक सच बताता है। वह कहता है कि कार्निवल में बहुत सारी रोशनियां, झूले और संगीत होता है। जब वह छोटा था तब बच्चे उसे प्यार करते थे, उसे सहलाते थे और अपने हाथों से खाना खिलाते थे। लेकिन जैसे ही वह बड़ा और ताकतवर होता गया, लोगों का प्यार खत्म हो गया। हर रात कार्निवल वाले उसे एक घेरे में ले जाते थे, जहां उसे खूंखार कुत्तों से लड़ने पर मजबूर किया जाता था। वह तब तक लड़ता रहता था जब तक वह बूढ़ी तरह घायल नहीं हो जाता। फिर एक रात जॉर्ज वहां पहुंचा। उसने सेबास्टियन के लिए पैसे दिए और उसे उस नरक जैसी जगह से हमेशा के लिए छुड़ा लाया। लिली उससे पूछती है कि आखिर वह अपने झुंड से अलग उस कार्निवल तक पहुंचा ही कैसे था। सेबास्टियन धीरे से जवाब देता है कि क्योंकि वह भी एक विंटर लैम्प था और देर सबेर हर विंटर लैम्प अपना घर छोड़ ही देता है। अगली सुबह टिम अपनी खिड़की के बाहर खड़ी भेड़ों को देखता है और हैरानी से कहता है कि जब भी इस केस में कोई नई बात होती है, ये भेड़ें जाने कहां से उसके सामने आ जाती हैं। इलियट हंसते हुए कहता है कि शायद टिम का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन इस बार टिम पूरे आत्मविश्वास से इलियट को एक बड़ा चार्ट दिखाता है जो उसने रात भर मेहनत करके बनाया होता है। उस चार्ट में उसने 5 संदिग्धों के नाम लिखे थे और उनके सामने 3 बातें दर्ज की थी। पहला, जर तक पहुंच। दूसरा, हत्या की वजह। तीसरा, मौका। टिम समझाता है कि यूट्री के जहरीले फल चर्च के आसपास मौजूद हैं, इसलिए जिन लोगों की चर्च तक पहुंच थी वे जहर हासिल कर सकते थे। हत्या की सबसे बड़ी वजह $30 मिलियन की दौलत थी जो सीधे रेबेका को मिलने वाली थी। अब बस ये पता लगाना था कि इन 5 में ऐसा कौन है जिसके पास ये तीनों चीजें मौजूद थी। वही असली कातिल होगा। इलियट हैरान रह जाता है कि टिम अचानक इतना तेज कैसे हो गया। इसके बाद पूछताछ शुरू होती है। हेम कहता है कि मैं भी कातिल हो सकता हूं क्योंकि जॉर्ज खुद शाकाहारी था और जानवरों की हत्या से नफरत करता था। फिर टिम बेथ से पूछता है कि उसके पास जॉर्ज की चिट्ठी कैसे पहुंची। बेथ झूठ बोल देती है कि पोस्ट ऑफिस की गलती से वह चिट्ठी उसके पास आ गई थी और जॉर्ज की वसीयत के अनुसार वह बेचारी है। इसके बाद कैलेब से पूछा जाता है कि वह हत्या वाली सुबह जॉर्ज के फॉर्म पर क्यों गया था। कैलेब बताता है कि जॉर्ज ने उसकी जमीन की लीज रद्द कर दी थी, इसलिए वह उसे नया प्रस्ताव देने आया था। फिर वह खुद ही कहता है कि अगर वसीयत सच है तो शायद जॉर्ज उसी को बुरा शैफर्ड कह रहा था। फिर पादरी हिलकोट से चर्च में दिए गए पैसों के बारे में पूछा जाता है। हिलकोट स्वीकार करता है कि कई साल पहले जॉर्ज उसके पास आया था। उसने बताया था कि चर्च ने उसके दोनों बच्चों को गोद दिला दिया था। जब जॉर्ज की जिंदगी संभली तो उसने अपने बच्चों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन चर्च ने नियमों का हवाला देकर कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब हिलकोट ने चर्च की मरम्मत के नाम पर उससे पैसे मांगे ताकि वह गोपनीय जानकारी उसे दे सके। हिलकोट शर्मिंदा होकर कहता है कि असली बुरा शैफर्ड शायद कैलेब नहीं बल्कि वह खुद है। आखिर में टिम रेबेका से पूछता है कि हत्या वाली रात 8 से 11 बजे के बीच वह कहाँ थी। रेबेका कहती है कि वह एयरपोर्ट के पास वाले होटल में टीवी देख रही थी। लेकिन तभी टिम उसके सामने एक और सच रख देता है। वह कहता है कि उसका असली नाम चैस्टिटी क्रैम्प्स है। उसने अपना नाम बदल लिया था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि कुछ साल पहले उसका संबंध एक अपराधी से था और उसका बैंक अकाउंट भी उसी के साथ जुड़ा हुआ था। रेबेका साफ कहती है कि यह 3 साल पुरानी बात है। उसे नहीं पता था कि वह आदमी अपराधी था। टिम फिर पूछता है कि क्या वह कभी यूट्री के पास गई है। रेबेका तुरंत मना कर देती है। वह पूछता है कि क्या वह कभी जॉर्ज के फॉर्म पर गई थी। इस बार भी रेबेका साफ इनकार कर देती है। यह सुनकर लिली गहरी सोच में डूब जाती है।
बाकी भेड़ें उससे कहती हैं कि अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, रेबेका ही कातिल है। लेकिन तभी विंटर लैम्प धीरे से कहता है, नहीं, वह अच्छी है, उससे बिल्कुल जॉर्ज जैसी खुशबू आती है। विंटर लैम्प की बात सुनते ही लिली को याद आता है कि पिछली रात क्लाउड नाम की भेड़ ने भी कहा था कि रेबेका से बिल्कुल जॉर्ज जैसी खुशबू आती है, जबकि रेबेका उनसे बहुत दूर बैठी थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, रेबेका पहले भी यहाँ आ चुकी है और क्लाउड उससे पहले ही मिल चुकी है। लिली तुरंत क्लाउड से सच पूछती है। पहले तो क्लाउड हिचकिचाती है, लेकिन फिर वह एक कंगन निकाल कर दिखाती है। वह बताती है कि हत्या वाली रात रेबेका सचमुच जॉर्ज के मैदान में आई थी। उसने प्यार से उसके ऊन पर हाथ फेरा था और उसी दौरान यह कंगन उसके हाथ से गिर गया था। क्लाउड को वह कंगन बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसका कोई सिरा नहीं था, इसलिए उसने उसे अपने पास छिपा कर रख लिया था। अब लिली भी मानने लगती है कि रेबेका ही कातिल है, क्योंकि उसने पुलिस से झूठ बोला था कि वह पहले कभी जॉर्ज के फॉर्म पर नहीं आई। लेकिन सेबास्टियन इसका विरोध करता है। वह कहता है कि सब लोग शुरू से ही रेबेका से नफरत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह भी एक तरह से विंटर लैम्प जैसी है। लेकिन उसने उसकी आंखों में देखा था और उसे पूरा यकीन है कि वह हत्या नहीं कर सकती। उसकी बात कोई नहीं सुनता तो गुस्से में वह वहां से चला जाता है। लिली और मैपल तुरंत टाउन जाते हैं और मैपल पुलिस अधिकारी टिम की टोपी उठाकर भाग जाता है। टिम उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ सीधे उसी जगह पहुंच जाता है जहां क्लाउड ने रेबेका का कंगन छिपाया था। टिम कंगन उठाता है और सारी भेड़ों को धन्यवाद कहते हुए तुरंत रेबेका के पास जाता है। वह उसे उसका कंगन दिखाता है और कहता है कि यह उसे जॉर्ज के मैदान में मिला है, जबकि रेबेका ने साफ कहा था कि वह वहां कभी गई ही नहीं। इसके बाद वह उसके कमरे की तलाशी लेता है। वहां उसके जूतों के नीचे से यूट्री के जहरीले फल भी बरामद हो जाते हैं। अब टिम को यकीन हो जाता है कि उसी ने जॉर्ज को जहर दिया था। वह तुरंत रेबेका को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ शुरू करता है। लिली भी बाहर खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुनती है। रेबेका स्वीकार करती है कि हत्या वाले दिन वह सचमुच जॉर्ज से मिलने उसके फार्म गई थी। जॉर्ज ने बताया था कि वे पिछले 20 सालों से उसे लगातार ढूंढ रहे थे। उन्होंने लेटर्स के जरिए उसे अपनी पुरानी वसीयत की एक प्रति भी भेजी थी, लेकिन उस वसीयत में $30 मिलियन का कोई जिक्र नहीं था। रेबेका बताती है कि उसी निमंत्रण पर वह पहली बार अपने पिता से मिलने आई थी। दोनों ने देर तक बातें की। जॉर्ज ने उसे अपनी हर भेड़ का नाम बताया और कहा कि एक दिन वह चाहता है कि रेबेका ही इन सभी की देखभाल करे। लेकिन जब जॉर्ज की हत्या हो गई तब उसे समझ आ गया कि अगर वह सच बता देगी कि वह उसी रात अपने पिता से मिलने आई थी तो पुलिस सबसे पहले उसी पर शक करेगी। इसलिए डर और घबराहट में उसने लगातार झूठ बोला। फिर भी टिम उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि अगली सुबह उसे काउंटी कोर्ट ले जाया जाएगा ताकि आधिकारिक रूप से जॉर्ज की हत्या का केस चलाया जा सके। इसी बीच जॉर्ज की वकील लिडिया टिम के पास आती है। वह बताती है कि शायद जॉर्ज ने गलत वारिस चुन लिया था। वह बताती है कि जॉर्ज का बेटा पीटर कैलेब को अपनी जमीन और भेड़ें बेचने के लिए तैयार हो चुका है। अगर रेबेका दोषी साबित हो जाती है तो उसकी सारी संपत्ति भी आखिरकार पीटर के पास चली जाएगी और फिर कैलेब उसे खरीद लेगा। अगले ही दिन सारे कागज तैयार होने वाले हैं। ये सब सुनकर लिली एक ऊंची जगह पर चढ़कर खिड़की से रेबेका की आंखों में देखती है। पहली बार उसके मन में भी शक पैदा होने लगता है कि कहीं उन्होंने किसी निर्दोष पर तो आरोप नहीं लगा दिया। उसी समय मैपल सामने लगी बाड़ की तरफ इशारा करके बताता है कि उसके दूसरी ओर कैलेब का मैदान है। अगर अब कैलेब ही उनका नया शेफर्ड बनने वाला है तो क्यों न जाकर उसके झुंड से मिल लिया जाए। लिली इस बात के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बाड़ पार करके कैलेब के मैदान में पहुंचते हैं। वहां उन्हें कुछ फ्रेंच नस्ल की भेड़ें दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी हालत बेहद अजीब होती है। वे सब डरी हुई सी दिखाई देती हैं। लिली मुस्कुराकर कहती है कि अब शायद कैलेब ही उनका नया शेफर्ड होगा। तभी उन भेड़ों में से एक धीरे से सिर्फ एक शब्द कहती है, भागो। अगले ही पल कैलेब के खूंखार जर्मन शेफर्ड कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठती है। कैलेब की सारी भेड़ें पल भर में वहां से गायब हो जाती हैं। लिली और मैपल घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से वे कैलेब के बार्न के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक डरावनी सच्चाई पता चलती है। कैलेब और कसाई हेम मिलकर भेड़ों का मांस बेचने का धंधा चला रहे हैं। यही वजह थी कि कैलेब बार बार जॉर्ज का झुंड खरीदना चाहता था। इतने में दोनों कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। लिली और मैपल जान बचाकर भागते हैं। उसी समय सेबास्टियन बिजली की तरह वहां पहुंच जाता है। वह अकेले उन दोनों कुत्तों से भिड़ जाता है और पूरी ताकत से लड़कर उन्हें भगा देता है। लेकिन इस लड़ाई में वह खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। वह उठने की कोशिश करता है, मगर उसका शरीर जवाब दे देता है। लिली घबराकर पूछती है कि उसे क्या हो रहा है। मैपल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीमी आवाज में कहता है, सेबास्टियन मर रहा है। यहीं पहली बार लिली को एहसास होता है कि उनकी बादल बनने वाली कहानी सिर्फ एक झूठ थी। भेड़ें भी सचमुच मरती हैं।
और सेबेस्टियन उसकी आंखों के सामने आखिरी सांस ले रहा है। लेकिन उसी समय कैलेब उनकी ओर आने लगता है तो मैपल तुरंत लिली को उठाता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। वे बाकी भेड़ों के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही वे सड़क तक पहुंचते हैं बाकी भेड़ें डर कर रुक जाती हैं। लिली उन्हें बताती है कि सेबेस्टियन मर चुका है और अगर वे आज रात यहां से नहीं निकले तो कैलेब उन सबको भी मार देगा, क्योंकि वह भेड़ों को काटकर उनका मांस बेचता है। लेकिन बाकी भेड़ें उसकी बात मानने के बजाय कहती हैं, ऐसी डरावनी बातें मत कहो। फिर वे अपनी आदत के मुताबिक लिली की सारी बातें भूलने का फैसला कर लेती हैं। लिली उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे 3 की गिनती में सब कुछ भुलाकर वापस मैदान में लौट जाती हैं। लिली उदास होकर मैपल से पूछती है, मैंने आज से पहले भी कई बार भेड़ों को मरते देखा है ना, लेकिन मैं हर बार भूल गई। तब मैपल कहता है कि उसे हर बुरी याद रहती है, लेकिन उसे अपनी माँ का चेहरा और अपने पुराने दोस्तों की अच्छी यादें भी याद हैं। वह कहता है कि सेबेस्टियन को भी याद रखना जरूरी है। हाँ, यादें दर्द देती हैं, लेकिन अगर लिली उसे भूल गई तो सेबेस्टियन की कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी और वह बाकी भेड़ों को कभी नहीं बचा पाएगी। जिनसे हम प्यार करते हैं वे हमारी यादों में ही जिंदा रहते हैं। लिली पूरी तरह निराश होकर कैंपर के पास अकेली बैठ जाती है। तभी उसके सामने अचानक जॉर्ज दिखाई देता है। लिली हैरान होकर पूछती है, क्या तुम सचमुच यहाँ हो? जॉर्ज कहता है कि हाँ, क्योंकि लिली ने उसे नहीं भुलाया। वह कहता है कि कैलेब उसके झुंड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि लिली उन्हें बचा लेगी। अगर वह असली हत्यारे का पता लगा ले तो सारी भेड़ें रेबेका को मिल जाएंगी और सभी सुरक्षित हो जाएंगे। लिली सोचने लगती है कि वह ऐसा कैसे करेगी। तभी उसे जॉर्ज के हाथ पर लगा हरा निशान याद आता है और अचानक पूरी सच्चाई उसके सामने साफ हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वह घास का दाग नहीं था, बल्कि असली कातिल तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा सुराग है। उसी समय बिना नाम वाला विंटर लैम्प भी उनकी मदद के लिए आ जाता है। लिली उसकी एक टांग को पीले रंग में और दूसरी टांग को नीले रंग में डुबो देती है। इसके बाद वह छोटा मेमना पुलिस स्टेशन की खिड़की से अंदर जाकर जमीन पर कुछ निशान बनाता है, जबकि लिली दूर से उसे इशारे करके ये सब बता रही होती है। रेबेका ये सब देख रही होती है। अगली सुबह टिम पुलिस स्टेशन पहुंचता है। रेबेका उसे बताती है कि यह निशान एक छोटे मेमने ने बनाए हैं और वह दूसरी भेड़ के कहने पर ऐसा कर रहा था। टिम उन निशानों को देखता है। उसमें जॉर्ज के एक तरफ रेबेका का संकेत है और दूसरी तरफ पीला रंग, जिसके बीच में हरा रंग बना हुआ है। जैसे ही वह उन रंगों को हाथ से साफ करता है, पीला और नीला रंग मिलकर उसके हाथ पर हरा रंग बना देते हैं, लेकिन उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आता। इसी दौरान दूसरे पुलिस अधिकारी रेबेका को काउंटी कोर्ट ले जाने के लिए पहुंच जाते हैं। टिम सारे कागज पूरे करके उसे उनके हवाले कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर विंटर लैम्प की रंग लगी टांगों पर पड़ती है। उसी पल उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वह तुरंत रेबेका को रोक देता है और कहता है कि उसने जॉर्ज की हत्या नहीं की। टिम सबको बताता है कि डेनब्रुक आने के बाद से ही रेबेका सबसे बड़ी संदिग्ध थी, क्योंकि उसने जॉर्ज के फॉर्म पर आने के बारे में झूठ बोला था। लेकिन असली कातिल यही चाहता था। असली हत्यारा पीटर है। जैसे जॉर्ज ने अपनी वसीयत की एक प्रति रेबेका को भेजी थी, वैसे ही उसने उसके भाई पीटर को भी भेजी होगी। वहीं से उसे $30 मिलियन की दौलत का पता चला और उसने उसे हथियाने की योजना बना ली। अगर जॉर्ज अपनी पूरी संपत्ति सीधे पीटर के नाम छोड़ता तो सबसे बड़ा शक उसी पर जाता। लेकिन अगर सारी दौलत रेबेका को मिलती और वह हत्या के आरोप में जेल चली जाती तो कानून के मुताबिक सारी संपत्ति अगले वारिस यानी पीटर को मिल जाती। इसलिए पीटर ने भी टाउन पहुंचने से पहले रेबेका की तरह अपना नाम बदल लिया और पत्रकार एलियट मैथ्यूज बनकर टाउन पहुंच गया, जिसे विंटर लैम्प ने उस रात जॉर्ज का भूत समझ लिया था। एलियट इनकार करने लगता है। वह कहता है कि वह काफी समय से इसी देश में रह रहा है। तब टिम बताता है कि एलियट को पहले से पता था कि रेबेका जॉर्ज से मिलने आने वाली है, इसलिए वह कल्चरल फेस्टिवल की रिपोर्टिंग के बहाने डेनब्रुक पहुंचा। उसने शहर छोड़ने का नाटक किया, लेकिन जानबूझकर अपनी कार का एक्सीडेंट करवा लिया ताकि वापस आने का बहाना मिल जाए। उसी रात रेबेका के जाने के बाद वह जॉर्ज के पास पहुंचा, उसके शराब में जहर मिलाया और नई वसीयत भी वहीं रख दी। लेकिन जॉर्ज ने उसका सामना किया और दोनों के बीच संघर्ष हुआ। आखिरकार जॉर्ज की मौत हो गई। वसीयत पढ़े जाने के दौरान जब उसे बाहर निकाला गया तब वही फोन के जरिए उनसे जुड़ गया और उसी ने रेबेका के कमरे में जाकर उसके जूतों में जहरीली यूबेरीज रख दी थी ताकि शक उसी पर जाए। लेकिन वह एक गलती कर बैठा। जॉर्ज के हाथ पर 2 निशान थे, एक नीला और एक हरा। नीला रंग उस दवा का था जो जॉर्ज भेड़ों के लिए बनाता था, जबकि हरा रंग नीले और पीले रंग के मिलने से बना था। जिस रात एलियट ने हत्या की थी उसके तकिए पर भी हरे रंग का दागा मिला था। संघर्ष के दौरान जॉर्ज ने उसके पीले रंगे हुए बाल पकड़ लिए थे। उसके बालों का सस्ता पीला रंग उतरकर जॉर्ज के हाथ पर लगी नीली दवा से मिल गया।
और वहीं हरा निशान बन गया। एलियट ने अपनी पहचान छिपाने के लिए जल्दबाजी में बाल सुनहरे रंग लिए थे ताकि वह न जॉर्ज जैसा लगे और न ही रेबेका जैसा। एलियट इन सभी आरोपों से इनकार कर देता है। तब टिम उसके सिर से एक बाल अपने पास रख लेता है। एलियट कहता है कि वह मानता है कि उसके बाल असली सुनहरे नहीं हैं, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। टिम कहता है कि उसने बाल रंग जांचने के लिए नहीं बल्कि डीएनए टेस्ट के लिए लिया है, जिससे साबित हो जाएगा कि एलियट ही जॉर्ज का बेटा पीटर है। यह सुनते ही एलियट भागने लगता है। तभी दोनों जुड़वां भेड़ आ जाते हैं जिन्हें हर चीज से टक्कर मारने का शौक है। लिली उन्हें आदेश देती है, जाओ उसे टक्कर मारो। दोनों पूरी ताकत से एलियट की कार में टक्कर मारने लगते हैं, जिससे कार रुक जाती है और पुलिस तुरंत पीटर को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद टिम रेबेका से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। विंटर लैम्प भी उसके पास आ जाता है तो रेबेका उसे प्यार से अपनी गोद में उठा लेती है। उसके लिए वह अलग नहीं बल्कि सबसे खास होता है। टिम लिली की ओर भी कृतज्ञता से देखता है, क्योंकि अगर उसकी समझदारी और भेड़ों की मदद न होती तो वह कभी भी इस मामले को हल नहीं कर पाता। उसके बाद सारी भेड़ें वहां से जाने लगती हैं, लेकिन अनजाने में वे एक बार फिर विंटर लैम्प को पीछे ही छोड़ देती हैं। कुछ देर बाद बेथ रेबेका को वह चिट्ठी लौटा देती है जिसे उसने प्रेम पत्र समझकर चुरा लिया था। वह बताती है कि वह खुद जॉर्ज से प्यार करती थी, लेकिन रेबेका की मां के बाद जॉर्ज कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाया। जब रेबेका कहती है कि वह अपनी मां का नाम भी नहीं जानती, तो बेथ बताती है कि उसका नाम लिली था। यही वजह थी कि जॉर्ज ने अपनी सबसे प्यारी और सबसे बुद्धिमान भेड़ का नाम भी लिली रखा था। इसके बाद हेम और कैलेब रेबेका के पास आते हैं और उससे उसकी भेड़ें और जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन रेबेका साफ मना कर देती है, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है कि यही दोनों भेड़ों के असली हत्यारे हैं। उन्हें तो जॉर्ज की भेड़ों के नाम तक नहीं पता होते, जबकि रेबेका हर भेड़ का नाम भी जान चुकी होती है। अब रेबेका अपना नाम बदलकर रेबेका हार्डी रख लेती है और खुद ही कैलेब की भी सारी भेड़ें खरीदकर उन्हें भी अपने पिता की भेड़ों के साथ एक ही झुंड में ले आती है। वहां उसकी मुलाकात लिली से भी होती है, जिसका नाम उसकी मां के नाम पर रखा गया है। इसके बाद वह जॉर्ज के कैंपर में जाती है, जहां उसे भेड़ों की देखभाल से जुड़ी एक किताब मिलती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके पिता उसे वह किताब दे रहे हैं। इसके बाद वह बाहर आकर उसी तरह ऊंची आवाज में वह किताब पढ़ना शुरू करती है, जैसे कभी जॉर्ज पढ़ा करता था। किताब में लिखा होता है कि भेड़ें जितनी मूर्ख समझी जाती हैं, वास्तव में वे उतनी ही बुद्धिमान होती हैं। इस बीच लिली चुपचाप उस छोटे विंटर लैम्प को ढूंढने निकल पड़ती है। आखिरकार वह उसे उसी ऊंची चट्टान पर अकेला पाती है जहां कभी सेबेस्टियन हुआ करता था। लिली धीरे धीरे उस छोटे मेमने के पास जाती है और पहली बार उसे एक नाम देती है, जॉर्ज, अपने प्यारे शेफर्ड की याद में। जब छोटा जॉर्ज बाकी झुंड की तरफ बढ़ता है तो इस बार सब कुछ बदल चुका होता है। अब कोई उसे अलग नहीं समझता। पूरा झुंड उसे खुले दिल से अपना लेता है और वह खुशी खुशी बाकी भेड़ों के साथ खेलने लगता है। आखिर में लिली को ऐसा महसूस होता है जैसे सेबास्टियन भी बादल बनकर अब भी उन सबके साथ ही है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।